के शो में। नैब का एक और बड़ा एक्शन, शाहिद खाकान अब्बासी एलएनजी केस में गिरफ्तार। एलएनजी केस तहकीकात, मिफ्ता इस्माइल भी नैब के रेडार पर। एलएनजी टर्मिनल ठेका तहकीकात अहम मोड़ पर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। एलएनजी केस एक अहम तरीन मोड़ पर दाखिल हो चुका है। एलएनजी केस की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, आप जो 2015 में जब ये मामला शुरू हुआ नैब कराची में, तो जिन अक्यूज का नाम उस फहरिस्त में आया उसमें जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ साथ आबिद सईद एक्स सेक्रेटरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज इस्लामाबाद, उसके साथ मुबीन सऊलत एमडी इंटरस्टेट गैस सिस्टम, इमरानुल हक जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके गिरफ्तारी के भी इम्कानात हैं, सीईओ एंग्रो लिमिटेड जुहैर अहमद सिद्दीकी एक्स एमडी एसएसजीसी, और इसके साथ जनाब शाहिद अब्बासी साहब जो कि खुद वजीर पेट्रोलियम थे और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं आईएसजीएस, एसएसजीसी, पीएसओ, पीक्यूए के, उनके कंडक्ट को भी इस वक्त इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया गया था। ये जो शख्स है आबिद सईद, ये इस रिपोर्ट में इनका जिक्र, जो आबिद सईद है, ये बड़े अहम किरदार, इनका वादा माफ गवाह या फिर आप कह सकते हैं एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस सामने आ सकता है। इनके बारे में कहा गया कि ही बीइंग द सेक्रेटरी, इस नैब की रिपोर्ट में, ही बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल रिसोर्सेज प्लेड अ वाइटल रोल इन द अवार्ड ऑफ टेंडर टू ईटीपीएल। ही chaired all the meetings of ISGS through ETPL announced as qualifier। अब आबिद सईद साहब के बारे में नैब की इस रिपोर्ट में लिखा गया। दूसरा अहम नाम है जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब का। हमारी इत्तलात और जो अब तक हम देख भी रहे हैं कि नैब कराची के ऑफिसर्स उनके घर गए और वो नहीं मिले। कहा गया 3 बजे से दोपहर को उनका टेलीफोन बंद है, सेलफोन बंद है, और आखिरी लोकेशन जो ट्रेस की है नैब ने वो उनके घर की आ रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब को नैब का एक कॉल अप नोटिस जो कि 14 जून 2018 को सामने आया था, उस कॉल अप नोटिस को अगर हम देखें और नैब की इन्वेस्टिगेशन जो एलएनजी केस और उसके साथ एक और भी इंपॉर्टेंट केस है जिसमें मिफ्ता साहब को नैब इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वो जेजेवीएल का इस वक्त केस है। और इस केस में बीइंग द एमडी ऑफ या बीइंग द बोर्ड चेयरमैन ऑफ एसएसजीसी, उन पर कहा गया थ्रू द एमडी, ये खत उनको भेजा गया, द फर्दर इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ योर चेयरमैनशिप इन एसएसजीसी यू हैव चेयर्ड द एसएसजीसीएल बोर्ड, ये सुई सदर्न गैस के बोर्ड के चेयरमैन थे, in which the decision of illegal award of precious 5 gas fields to JJVL through only MOUs have been validated at the unevaluated and exorbitant extraction rates। अब ये सारे इल्जामात हैं जो नैब ने लगाए मिफ्ता साहब के ऊपर। खैर अभी लेटेस्ट स्टेटस क्या है जानते हैं, नून लीग की स्ट्रैटेजी क्या है। जनाब मोहम्मद जुबैर साहब जो कि साबिक गवर्नर सिंध है, सीनियर रहनुमा है, के घर भी कुछ देर कबल गए हैं। जुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया है। सर ये नैब का जो एक्शन है इसको किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और मिफ्ता इस्माइल साहब अभी कहाँ हैं, क्या आपके इल्म में है, क्या उनकी आपकी अहलिया से बात हुई, और क्या वो क्या गिरफ्तारी देंगे खुद या क्या करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है अभी? स्ट्रैटेजी ये है कि वो उनकी स्ट्रैटेजी हम तो सिर्फ रिएक्ट कर सकते हैं। इमरान खान साहब अरेस्ट करेंगे पूरे पाकिस्तान को, और हम जाहिर जब भी अरेस्ट होगा स्टेट के सामने तो नहीं हम लड़ सकते, तो अरेस्ट के तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन जाहिर है उससे ये एक पाकिस्तान में जो माहौल क्रिएट हो गया है और जिससे मईशत दबाव की चली जा रही है, और मिफ्ता इस्माइल हो या शाहिद खाकान अब्बासी हो, किस चीज का क्या किया है उन्होंने, मतलब आपने इंजॉय भी कर रहे हैं, उसके इन्वेस्टमेंट लेके आए, एलएनजी के प्लांट लगे हुए हैं, टर्मिनल लगा हुआ है, सब कुछ आप इंजॉय भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और पहली दफा आपको याद कोर्ट की शेख रशीद देखे गए थे सुप्रीम कोर्ट में किसी एलएनजी के जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको वो किया जाए। कतर वालों के साथ जबरदस्त ताल्लुकात भी आप कायम कर रहे हैं, तो हमें तो समझ से बाहर है। सिर्फ मसला ये है कि आप पहले तो बदनाम 6-8 महीने 10 महीने पकड़ बाहर करते रहते हैं, कोर्टों में पेशियां होती हैं, सारी जिंदगी तबाह हो जाती है, फैमिली सफर करते हैं, दोस्त अहबाब सफर करते हैं, काम है, और फिर लोग पढ़े लिखे लोग मिफ्ता इस्माइल जैसे जिनका बैकग्राउंड कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, कोई फैमिली में से नहीं किया था, पीएचडी है दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से, जबरदस्त इंटेलिजेंट आदमी है,
हमें सोचने पर एक पढ़ा लिखा आदमी जरूर मजबूर होगा कि इज इट वर्थ इट इस पेशे में, पॉलिटिक्स में आना भी चाहिए, नहीं आना चाहिए। वैसे ये बात सही आप कह रहे हैं, दुरुस्त है कि चले एक प्रोफेशनल थे और वो आए पॉलिटिक्स की तरफ, उनके अपनी बिजनेस भी था, सब कुछ था, सब छोड़ के आप भी माशाल्लाह एक प्रोफेशनल हैं, आपका ताल्लुक हम जानते हैं, आप बड़ा एक रिस्पेक्टेड आपका प्रोफेशनली आपने अपने आपकी ग्रोथ थी, मीडिया में भी आए हुए पॉलिटिक्स में। लेकिन ये मुझे बताएं जुबैर साहब कि शाहिद हक्कान साहब के बारे में आपको इल्म है, क्योंकि उन्होंने प्री अरेस्ट बेल नहीं ली, ये कोई उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, ये लीगली उनको किस तरह उनको किसने रिकमेंड किया था, क्या मिफ्ता साहब ने ली थी? क्योंकि सब लीडर्स लेते हैं, ये आईनी और कानूनी हक है कि वो आप जाएं और कोर्ट से रुजू करें, और ये ना लेने की वजह क्या, वो एंटिसिपेट सभी कर रहे थे। फैसल वावडा शो में बैठ के हामिद मीर के कह रहे थे कि वो अरेस्ट होने वाले हैं, शाहिद हक्कान अब्बासी साहब। पार्टी किसी को फोर्स नहीं करवा सकती कि आप पहले बेल पर पूरे रखें, हर एक अपने एक इंसान जो इतना अजीम इंसान है कि आपको कोई डर खौफ नहीं है। शायद सबसे वाले अच्छा जुबैर साहब, आपकी कॉल थोड़ा सा सिग्नल का मसला है, हम रिकनेक्ट कर रहे हैं, अगर आप इजाजत दें रिकनेक्ट करते हैं इस कॉल को। आपको ये इतनी देर बताते हैं कि फिरदौस आशिक अवान साहब का है इस अरेस्ट के बारे में। लेट्स हियर दिस के वजीर इत्तलात की तरफ से क्या स्टेटमेंट आई है ऑन दिस नोट, लेट्स हियर दिस, क्या कहा है? शाहिद हक्कान अब्बासी साहब की ये ख्वाहिश थी कि बार बार वो बुला के कह रहे थे नैब को कि मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करते। शाहिद हक्कान साहब चूरी खाने वाले मजनू ना बने, आपने मियाँ साहब के साथ अहदो पमा निभाने की कसम खाई थी, तो इतनी जल्दी आप बुखला गए हैं। आपको अपने जो मुकाफात अमल है उससे गुजरना है, और आप देखें नैब का बुलावा और नैब से फरार दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नैब अगर किसी को बुलाती है और वो जाके किसी को अपने ऊपर उठने वाले इल्ज़ामात का जवाब एज पर ला देता है, तो ज़रूरी नहीं कि हर शख्स जो है उसकी गिरफ्तारी अमल में आए। और इसी तरह से जो वजीर दाखिला है उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया, और उन्होंने भी आज गवर्नर सिंध के साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कहा नैब के एक्शंस के ऊपर, लेट्स हियर दिस आल्सो। इस चीज को तो जरदारी साहब ने खुद पूजे में बंद कर दिया। उन्होंने खुद कहा था कि ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। इसमें तो किसी को और से पूछने की बात ही नहीं, कुछ किया ही होगा। आपको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? ऐसे ही उन्होंने कुछ किया है। एक मिनट गुजारा सुन ले। पहली बात तो यह है कि नैब इज ए इंडिपेंडेंट अदारा। नैब का चेयरमैन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने सिलेक्ट किया, उसमें कोई रोल नहीं है इमरान खान का या पीटीआई का। पीटीआई के बंदे पकड़े गए हैं, उसमें कोई रोल नहीं था। अभी अगर पीटीआई के होते तो अलीम खान साहब हमारे सीनियर मिनिस्टर थे, हम उनको पकड़ाते। अभी जो हमारे दूसरे मिनिस्टर हैं सब्तैन साहब मियाँ वाली से, उन्होंने 2008 का उनके खिलाफ एक केस निकाल लिया, उनको पकड़िए, हम पकड़ने देते। सो नैब इज एन इंडिपेंडेंट अदारा। जो किसी ने कुछ किया हुआ है, मैं ये आपको कह दूं कि अभी अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है और शुरू है। इसमें पता नहीं अभी और किसने जो कुछ किया वो भुगतेगा। इस केस से जुड़े और मजीद हकायक क्या हैं और क्या नैब की इन्वेस्टिगेशंस कहती हैं, रिपोर्ट्स कहती हैं, कानून क्या कहता है, हमारा पैनल हमें ज्वाइन करेगा। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवाल हम उठा रहे हैं। शाहिद हक्कान अब्बासी साहब की गिरफ्तारी, मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जुबैर साहब जो कुछ देर कबल उनके घर के बाहर ही थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो कहते हैं जी मिफ्ता इस्माइल साहब एक प्रोफेशनल थे, थोरो प्रोफेशनल थे, पॉलिटिक्स में आए और आज वो उनको गिरफ्तारी का सामना करना पड़ रहा है। क्या उनकी इस वक्त सोच होगी, उनके अहले खाना क्या सोच रहे होंगे, क्यों सियासत में आ गए? खैर ये बड़े अहम सवाल हैं जो नून लीग भी रेस कर रही है। राजा आमिर अब्बास साहब
माहिर कानून हैं और नैब के साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल भी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लाम में ब्रिगेडियर राइट गजनफर साहब जो कि सीनियर तज़निगार हैं, सैयद गजनफर अली साहब हमें लाहौर में ज्वाइन कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब से भी बात हमारी होगी बीच में। आमिर अब्बास साहब आपसे पूछूंगा, नून लीग का जो रद्द अमल सामने आया है सर अब तक, आप उसको किस तरह देख रहे हैं इस इन पर्टिकुलर केस को, और ये जो यकदम गिरफ्तारियां सारी एक साथ हो रही हैं, इस केस को आपने फॉलो किया शुरू से, क्या आपको लग रहा है क्या ये केस यकदम इसकी स्पीड क्यों बढ़ी है और ये सारी एक सब गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? राजा आमिर साहब। देखिए, नून लीग का तो एक वो पॉलिटिकल पार्टी है, एक तो वो अपना पॉलिटिकल स्टांस देंगे कि जनाब वो कहेंगे देखिए ये क्या वजह है कि इतनी तेज़ी आ रही है, लेकिन आपके इल्म में है कि तेज़ी नहीं है। ये वही केस है कि जो शेख रशीद साहब पहले सुप्रीम कोर्ट लेके गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में ये चला, वो तमाम एविडेंस आए, उसके बाद नैब ने इसमें इन्वेस्टिगेशंस शुरू की और इन्वेस्टिगेशंस के दौरान इन्होंने गालिबन उस अंदाज में कोऑपरेट नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ एक तसव्वुर है कि अगर नैब जब आपको बुलाता है आप गाड़ी में बैठ के 20-25 लोगों के साथ वहाँ चले जाएँ तो आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहे हैं। नहीं, आपको वहाँ बुला के कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं, कुछ आपसे इंटेरोगेशन की जाती है, कुछ आपसे रिकवरी की जाती है, कुछ आपसे पूछा जाता है जिनके जवाबात आपने दुरुस्त तौर पे देने होते हैं। जब वो चीज़ें आप नहीं दे पाएंगे, आप कन्विंस नहीं कर पाते, तो फिर जो अरेस्ट होता है उसका पर्पज़ ये नहीं कि आपने किसी को जेल में सलाखों के पीछे रखना है, उसका पर्पज़ ये है कि आपने इनसे इंटेरोगेशन करनी है, आपने इनसे वो तमाम चीज़ें पूछनी है कि जनाब ये इतने एग्जॉर्बिटेंट रेट्स कैसे दिए गए, इसके बेनिफिशरीज कौन थे, कराची में जो 2 कंपनियां थी उसके साथ जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए वो कैसे थे, फिर इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है, दुनिया में LNG सस्ती थी, आपने इतने महंगे दामों क्यों ख़रीदी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि अब जब वो अरेस्ट हुए हैं तो इनके जवाबात उन्हें देने पड़ेंगे। और बाकी जो ये बात की जा रही है कि जनाब नून लीग के खिलाफ, ये आप देखिए पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट जरदारी साहब भी अंदर हैं, उनकी हमशीरा के खिलाफ भी केसेस हैं, इवन मौजूदा हुकूमत के भी केसेस हैं जिसमें डिफेंस मिनिस्टर के हैं। हाँ, अलबत्ता उनको भी तेज़ी दिखानी चाहिए उन केसेस में कि वो एक तरफ हों या वो केसेस बनते हैं या नहीं बनते। बाकी जहाँ तक नैब का काम है, नैब ने अब एहतसाब अगर आपने वाकई ही करना है तो फिर एहतसाब ऐसे नहीं होता कि खाली एक प्रेस रिलीज़ दे दी और आपने TV पे आके कुछ कर दिया। अब नैब को बड़ी स्वीयर किस्म की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, बड़े ठोस शवाहिद इकट्ठे करने पड़ेंगे, क्योंकि आप जब इतने प्राइम मिनिस्टर्स और इस लेवल पे लोगों को अरेस्ट करते हैं तो फिर नैब का ये जो एक हमारे पिछले एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उनकी परफॉर्मेंस पे, उनकी इन्वेस्टिगेशन पे, उनकी प्रोसिक्यूशन पे, ये चीज़ें उन्हें दुरुस्त करनी होंगी और फिर करार वाकई सजाएं होनी चाहिए कि अगर वाकई ही किसी ने करप्शन की है तो ये क्या वजह है कि हमारे साबका प्रेसिडेंट भी अंदर हैं, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म भी अंदर हैं, हमारे ये भी वज़ीर आज़म थे, इन पे भी केस है। तो ये हमने अब सॉल्व करना है, एक डायरेक्शन देनी है, और ख़ाली ये नहीं कि जनाब केसेस करके रेफरेंस बना के डाल दिया और फिर सालों साल वो चलते रहें और अल्टीमेटली इक्विटल हो। तो दिस इज़ द टाइम कि अब अदालतों को भी देखना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन को भी सख्ती करनी पड़ेगी और हमें एक डायरेक्शन लेनी पड़ेगी कि नैब के इस अमल को मिजाक बनने से बचाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर आसिम का केस हम सबके सामने है, 462 का केस बना दिया, लेकिन इवेंचुअली वो मुल्क से बाहर भी चले गए और वो केस का क्या हुआ आज तक हम सुन ही रहे हैं कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कोई केस आगे बढ़ा नहीं, मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा, ना इल्ज़ाम साबित हुआ। लेकिन इससे पहले गजनफर साहब से पूछूं, आमिर साहब एक बात मुझे लीगली आपसे पूछनी, क्योंकि ये शाहिदा खान अब्बासी साहब PRS बेल नहीं ले रहे थे, मैं जुबैर साहब से अभी यही पूछा था, तो उन्होंने कहा हम किसी पार्टी पॉलिसी के तहत पुश नहीं कर सकते किसी को कि आप PRS बेल लें। बहुत से सियासतदान लेते हैं PRS बेल, सियासतदान क्या बहुत से ब्यूरोक्रेसी के लोग और सब लोग करते हैं अप्लाई, आप खुद वकील हैं, ये ना लेने की ये PRS मैं नहीं लूंगा, ये क्या वजह थी? और आज जो पेश नहीं हुए इससे इनको क्या कुछ सेंस कर रहे थे, एंटिसिपेट कर रहे थे कि अरेस्ट हो जाएंगे, जो आज कॉल ऑफ नोटिस भी इनको मिला हुआ था आज का, क्या आप समझते हैं कानूनी तौर पे इसको? जी सुफियान, ये जो प्री अरेस्ट बेल होती है ये एक डबल एज वेपन होती है, क्योंकि आपको पहले तो इंटरम जमानत दे दी जाती है, लेकिन फिर अगर कंफर्मेशन के टाइम पे अदालत कंफर्म ना करे तो फिर आपको हतमन अरेस्ट किया जाता है। और हालिया कुछ जो फैसले आए हैं नैब में ज़मानत के बारे में, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने एक लाइन दे दी है कि नैब में ज़मानत का कॉन्सेप्ट नहीं है, माँ सिवाय कुछ हार्डशिप केसेस के, कि जिसमें कोई स्वेयर आपके साथ बीमारी है या इसके अलावा आप इंटरम बेल्स और ये ज़मानतें वगैरह नहीं देंगे। तो उनकी शायद लीगल टीम ने उन्हें कहा होगा कि अगर हम प्री अरेस्ट लेते भी हैं तो कंफर्म नहीं होगी और उसके बाद एक और चीज़ हमारे खिलाफ आ जाएगी, तो दिस इज़ कुड बी द ओनली रीज़न। और अब जैसे मिफ्ता साहब हैं, अगर उन्होंने प्री अरेस्ट बेल नहीं ली और बड़े वो पढ़े लिखे भी हैं, कानून भी समझते हैं, तो उन्हें
सरेंडर कर देना चाहिए, खुद से आके उन्हें कह देना चाहिए कि जनाब मेरे चूंकि वारंट्स आ गए हैं तो आई डोंट वांट टू मेक अ शो और मुझे ये मेरा अरेस्ट है और मैं अपनी कानूनी रास्ता इख्तियार करूंगा। सही है। गज़नफ़र साहब, आपकी नज़र में ये जो अरेस्ट हुआ शाहिदा खान अब्बासी साहब का कितना अहम है, और इसके साथ मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए नैब छापे मार रही है, वो है नहीं, ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, 3 बजे से मोबाइल फ़ोन बंद है, क्या आप लगते हैं कितनी कामयाबी नैब को हो जाएगी और कितनी देर में ये मुतवक्का है कि ये खबर भी हमारे पास सामने आ जाएगी कि मिफ्ता इस्माइल इज ऑल्सो बीन अरेस्टेड? गज़नफ़र साहब, असल में बहुत सारे केसेस है जो अभी आप देख रहे हैं पेंडिंग में पड़े हैं और किसी का कोई रिजल्टेंट फैक्टर जो आना चाहिए कि या सज़ा या जजा के निज़ाम को से गुजर जाए, वो अभी तक जो पुराने केसेस चल रहे हैं नैब के हिसाब से उसमें तो लोग एक कन्फ्यूजन में मुब्तला हैं कि इसका क्या होना है क्या नहीं होना। अब आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो अरेस्ट है, क्योंकि LNG के मामले के हिसाब से अगर आप कर्सरी लेवल पे भी देखें, बहुत बुनियादी लेवल पे भी देखें तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे। टेक्निकल पॉइंट्स तो आगे जाके और जैसे आपने कहा उसमें चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो चीज़ें हो रही थी कि जिस प्राइस पे LNG खरीदी गई थी, गालबन जो दुनिया में उस प्राइस प्रिवेलेंट कर रही थी वो उससे बहुत ज़्यादा प्राइस थी, और उसके साथ साथ फिर आपने उसकी सॉवरेन गारंटीज भी दे दी थी। अब वहाँ पे जो उस वक्त के पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं आबिद सईद, उनको भी नैब ने अरेस्ट किया हुआ है। तो नेचुरली जो जितना भी ऑफिशियल प्रोसीजर होता है और जितनी भी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस होती है वो सारी की सारी सेक्रेटरी के हाथ से निकलती है, और सेक्रेटरी एक दरमियान में बहुत बड़ा ब्रिज होता है बिटवीन द मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट जिससे आप ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो आज उसको मुझे लगता है कि आबिद सईद साहब ने कुछ ऐसी शवाहिद दिए होंगे या कुछ ऐसे बयानात दिए होंगे जिनके शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कन्फ्रंट कराना ज़रूरी है, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी ज़रूरी होगी, और वो उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है जिस वक्त वो कांस्टेंट मतलब एक तरीक़ा कार से नैब के पास मौजूद हो। अब इस दिन तमाम और मुफ्ता इस्माइल साहब का भी उन्हीं रिलेशन से नाम आ रहा है, तो अब इस तमाम चीज़ों में होना ही चाहिए कि अगर आपने किसी को जी एक और केस से भी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, लेकिन ये कि मिफ्ता साहब का नाम एक और केस से भी है, वो JJVL का केस है, और वो कॉल ऑफ नोटिस भी हम इस वक्त नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं, 14 जून 2018 का, लास्ट ईयर का है। वहां इन पर इल्जाम ये था कि ये SSEC के बोर्ड को हेड करते थे, और एज द चेयरमैन ऑफ दिस बोर्ड इन्होंने 5 जो उस वक्त गैस फील्ड्स थी उसका इलीगल अवार्ड किया था टू JJVL ओनली थ्रू MOUs, और ये जो इस वक्त नैब इस वाले से भी तफ्तीश कर रही थी एज चेयरमैन ऑफ द SSEC बोर्ड, तो उनके ऊपर तो एक आध और केस भी है मिफ्ता साहब के ऊपर। जी, और JJVL की जो है वो JJVL एक दफ़ा नहीं फिर 3-4 दफ़ा अंडर अपना क्वेश्चन आई है। वो इससे पहले जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी JJVL जो है वो अंडर क्वेश्चन आई थी, और उनके ऊपर जो उनके अवार्ड किए गए थे या JJVL से जो आगे लोगों को कोटे दिए गए थे वो भी काफ़ी, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात थे। तो अब होना तो ये चाहिए कि जो केस नैब जिसको पकड़ती है या जिसकी इंटरोगेशन उसको किसी कंक्लूजन की तरफ पहुँचाएँ। इस वक्त जो आप देख रहे हैं नॉर्मल पब्लिक में लोगों में इस अरेस्ट के हिसाब से कि प्रोसीडिंग्स के हिसाब से इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से लोगों को जो उसमें एक हिजान फैला हुआ है, क्योंकि कोई भी केस किसी को भी सज़ा के एंड तक कोई केस नहीं पहुंचा है। और अब लोग उसके ऊपर फिर सवाल रेज करते हैं कि जी आपने 3 महीने पहले 4 महीने पहले या 5 महीने पहले जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की हुई है वो कहाँ पहुंची हैं। तो अब आने वाले दिनों में इसका पता चलेगा। अगर तो आबिद सईद साहब ने ऐसे शवाहिद दे दिए हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि खाकान अब्बासी साहब की उसमें इन्वॉल्वमेंट है और इतनी इन्वॉल्वमेंट है जहाँ उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, या कोई वायलेशंस हुई हैं या कोई मिसकैलकुलेशन हुई हैं, ओवरसाइट के ऊपर तो आप किसी को छोड़ सकते हैं, लेकिन जो इंटेंशनल कमिश्निंग ऑफ क्राइम होती है उसके ऊपर तो फिर मुश्किल होता है कि आप किसी को जो है उस चीज़ से एब्जॉल्व करें। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है। आने वाले दिनों में अब यही है उम्मीद कि अब या तो अगर वो उनके खिलाफ वो चार्जेस सबूत नहीं होते तो जल्द से जल्द उनको रिहा कर दें। लेकिन अगर वो चीज़ें सॉलिड होती हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं, गवर्नमेंट का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो डॉक्यूमेंटेड है, उसमें कोई चीज़ भी हेर से नहीं है। तो अगर डॉक्यूमेंट्स के जरिए कोई चीज़ सामने आ रही है तो फिर सजा दें उसकी, ताकि ये जो कन्फ्यूजन है जो एक नैब के हिसाब से फैला हुआ है कि नैब पकड़ लेती है लेकिन कोई
जो उसका एंड प्रोडक्ट होनी चाहिए वो नहीं निकल रही है। एक ब्रेक की तरफ कंक्लूजन पब्लिक के अंदर से खत्म हो, कंफ्यूजन खत्म हो सके, कंफ्यूजन खत्म हो। नैब कहती है कि हमारा कन्विक्शन रेट है 70% से ज्यादा। ये कितना हकीकत है, ये नंबर जो ये नैब कोट करती है, राजा आमिर साहब से इसकी हकीकत जानेंगे। और एक आर्टिकल जिसमें मिफ्ता साहब ने कुछ माह कबल LNG डील के तमाम मुहर्रिकात, अवामिल, उसके साथ इम्प्लीकेशंस, किस तरह डील हुई, उसके कुछ आपको रेफरेंसेस भी बताएंगे कि उन्होंने लिखा क्या था। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब का केस असल में है क्या, LNG की जिस तरह से इंपोर्ट की डील है वो क्या है, मिफ्ता इस्माइल साहब के जो नैब यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनका रोल इस पूरी डील में क्या है। इसके साथ साथ जो हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के एसेट्स भी नैब ने जो है सीज किए, कॉशन करी, उनको लैंड क्रूजर्स हैं, उनके एसेट्स हैं। और कुछ देर कबर शहजाद अकबर साहब ने जो संडे की जो द मेल की जो स्टोरी है वो उस स्टोरी के हवाले से भी कुछ अहम सवालात दोबारा रेस किए हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेट्स हियर दिस आल्सो के शहजाद अकबर साहब ने क्या सवालात रेस किए हैं, ये जरा सुने। हम आपसे स्पेसिफिक 3 पेमेंट्स का पूछ रहे हैं जो एरा के फंड से हुई। 20 मिलियन की ये पहली पेमेंट है। एक और पेमेंट ये 13 मिलियन की है जो मार्च 2013 की है। तीसरी पेमेंट है जुलाई 2011 की 27 मिलियन की। मैं आम आवाम के लिए बता देता हूं, ये कुल मिला के तकरीबन 6 करोड़ रुपए बनते हैं। 60 मिलियन 6 करोड़ रुपए एरा से गैर कानूनी और अनऑथोराइज, कोई अथॉरिटी भी नहीं थी, नवीद इकराम ने अली इमरान को दिए। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब नहीं दिया कि ये तो कुछ सवालात जो शाहिद अकबर साहब ने उठाए अपने टॉपिक पे, जो LNG का है उस पर भी बात करके आपको बताएंगे। मिफ्ता साहब ने एक आर्टिकल कुछ दिन कबल लिखा था, उस आर्टिकल में उन्होंने बताया था कि किस तरह LNG की डील कतर के साथ हुई थी और जो रेट था 13.37% का, ये किस तरह अचीव हुआ था। ये वो बताते हैं इस आर्टिकल में कि पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो 14% कतर ने रेट ऑफर किए थे, फिर वो 13.9% पर उस रेट को लेकर आए थे, जो 15 साल कॉन्ट्रैक्ट था, जब एक डेलीगेशन इस्लामाबाद आया था। लेकिन उस वक्त उस डेलीगेशन के साथ उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। 5 साल का एक और कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने रशिया की एक कंपनी को दिया था जिसने अपना रेट 13.37% रखा था। उधर एक शेल भी एक कंपनी थी जिसने 13.78% की ऑफर की थी, लेकिन 5 साल कॉन्ट्रैक्ट 13.37% पर गनवोर नामी एक रशियन कंपनी को दिया गया था। और इस रेट को लेकर 13.37% के बकौल मिफ्ता इस्माइल शाहिद खान अब्बासी साहब कतर गए और वहां बताया कि हमें 13.37% का रेट मिल रहा है, तो आप अपना रेट कितना कम कर सकते हैं, जिस पर कतर ने फिर बाद में उस रेट को कम करके 13.37% ब्रेंट पर किया। और ये मिफ्ता इस्माइल साहब के दावे के मुताबिक दिस वाज द लोएस्ट प्राइस इन द वर्ल्ड एंड अबाउट 0.83% लोअर देन व्हाट अ कंसल्टेंट हैड टोल्ड अस वाज अ फेयर प्राइस। बल्कि वो यहां तक जाते हैं, वो कहते हैं कि ये जो रेट था, ये जो इंपोर्ट होती है LNG इंडिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और ताइवान, इन सब से कम था। राजा साहब, आपके नजदीक जो मिफ्ता साहब की अपनी जो इस मामले में उन्होंने कहा है, क्या ये दुरुस्त है, वाकई में सब में कम रेट था और इस तरह उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत करके थे, कम रेट लिए थे कतर से? देखिए, अगर तो वो प्योरली रिलाय कर रहे हैं अपनी किसी कंसल्टेंट पे और कंसल्टेंट ने उन्हें ये बताया था कि ये रेट्स कम थे, लेकिन रेट्स आप देखेंगे कि अमेरिका में थ्रो अवे प्राइसेस पे LNG वो फेंक रहे थे। और उसके अलावा खाली रेट्स का इशू नहीं था, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में आपने इतने अरसे के लिए पाबंदियां लगवा दी, आपने उसके बाद कराची में कहा कि काम होगा नहीं होगा तब भी पैसे देने। उसके अलावा फिर अब अगर ये उनकी जवाब दुरुस्त था तो फिर नैब ने उन्हें क्यों अरेस्ट करने का कहा। इसमें ऑब्वियसली आपके मुल्क के एक्सचेकर आपका हमारा पैसा
जिसको हैवी लॉसेस हम अब बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत पेचीदा केस है। इसमें इंटरनेशनल, आपने देखा होगा कि हालिया रिकॉर्डिंग में भी आर्बिट्रेशन में चले गए, आप कॉन्ट्रैक्ट से बैकआउट नहीं कर सकते। मैक्सिमम आप उनसे एक ज़ाती तौर पे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें कुछ चीज़ें दोबारा से चेंज करें। तो ये देखना है कि इन द लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को इससे कितना नुकसान हुआ और क्या ये मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी थी, और इसमें जो बेनिफिशियल ओनर्स थे, बेनिफिशरीज कौन है, कि असल फ़ायदा किसको पहुंचाया जा रहा है। और फिर देखा जाएगा कि जी कतर में अगर ये कंपनी थी उसके पीछे कौन कौन लोग हैं, और वहाँ पे क्या ये ऐसे तो नहीं होता कि बहुत सी जगह हमने देखा है कि जब फॉरेन कंपनीज होती हैं तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही उभर के सामने आएगी। लेकिन बात यह है कि राइट डायरेक्शन में ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये जो नैब कहता है इतने कन्विक्शन के रेट्स हैं, या ये दीज आर नॉट ऑर्डिनरी केसेस। हम ऑर्डिनरी केसेस नहीं देख रहे, हम ऑर्डिनरी टाइम में भी नहीं जा रहे। हमारे पास ये भी कोई इशू नहीं है कि नैब की कन्विक्शन क्या है। हमने इतने बड़े मेगा केसेस खोले हैं कि जिससे पूरी दुनिया का मीडिया भी देख रहा है, जिससे पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, जिसमें फैटफ आपको देख रही है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बातें हो रही हैं, आपके मुल्क के प्रेसिडेंट्स और एक्स प्राइम मिनिस्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये एक बहुत सीरियस चैप्टर है कि जिसको अब कंक्लूड होना है, और इस चैप्टर की वजह से आपकी जग हसाई ना हो, और इसी में आपका ये भी होगा कि दुनिया में एक मैसेज चला जाएगा कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ पे पावरफुल लोगों का भी एहतसाब होता है और वहाँ पे कानून सबके लिए एक सा है। तो ये एक बड़े इम्पॉर्टेंट फेस में हम आए हैं। तो अब अल्लाह ताला करे कि चेयरमैन नैब और नैब की टीम इसको एक अच्छे अंदाज में इन इन्वेस्टिगेशंस को कंप्लीट करे, क्योंकि हालिया चीफ जस्टिस खोसा साहब ने भी पिछले दिनों एक बात की थी कि नैब का काम सिर्फ रेफरेंस डालना नहीं है, वो ठोस शवाहिद, वो ठोस प्रोसिक्यूशन और वो ठोस इन्वेस्टिगेशन करके इन केसेस को हतमी अपने अंजाम तक पहुंचाए। तो वी आर होपफुल कि चेयरमैन नैब अब इसमें जो पहले नैब से कुछ कोताहियां हुई हैं, कि जैसे हमने देखा साफ पानी के केस में भी बड़ा ऐसी कॉन्फ्रेंसेज होती रही, लेकिन फिर बाज शरीफ साहब बाहर आते हैं, उन्हें जमानत मिलती है। तो इस किस्म की लूप होल्स और लैकूनास नहीं छोड़नी चाहिए। सही है। लेकिन और आबिद सईद साहब की गिरफ्तारी जो है, आबिद सईद साहब का जो बयान है वो कितना इंपॉर्टेंट इस केस में आप देख रहे हैं, नैब के लिए कितना मददगार होगा, और क्या इस गिरफ्तारी जो हुई है शाहिद साहब की, खाकान अब्बासी साहब की, क्या उसमें आपको लगता है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आबिद सईद साहब की जो गवाही है और जो उनका बयान है? देखिए, हम मीडिया से इधर मीडिया वगैरह से ही पता चल रहा है कि अगर तो वो अप्रूवर बन जाते हैं तो अप्रूवर का मकसद नैब में ये होता है कि कुछ चीज़ें किसी खास शख्स को सिर्फ पता होती हैं, वो वाइट कॉलर क्राइम में कहीं से भी अनर्थ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब उसको अप्रूवर की फैसिलिटी दी जाती है तो उसे कहा जाता है आपने हमसे बारगेन करना है, हम आपको सज़ा नहीं देंगे, आप हमारे एक गवाह के तौर पे पेश होंगे। और खाली उसको ये फैसिलिटी इसीलिए दी जाती है कि इसके बदले में आप वो तमाम चीज़ें हमें अंदर की बताएंगे, तमाम वो डॉक्यूमेंट्स देंगे कि जिसकी बेसिस पे हमें पता चलेगा कि असल इसमें जो क्रिमिनल एक्ट है वो किसने किया है और असल बेनिफिशरीज कौन है। तो मुझे लगता है कि आबिद सईद साहब कुछ ज़रूर ऐसी ठोस इंफॉर्मेशन देंगे कि जिसके बाद उन्हें और शाहिद खाकान साहब को भी गिरफ्तार करना पड़ा। ठीक है हसन साहब, आपकी नज़र में क्योंकि जिस तरह से एसेट्स भी फ्रीज हुए हैं शहबाज शरीफ साहब की, उनकी प्रॉपर्टीज़, गाड़ियाँ, सारी तफसीलात सामने आ रही हैं। अभी शहजाद अकबर साहब बता रहे थे 3 चेक्स एरा के उनके दामाद अली इमरान को मिले। ये केस कितना इंपॉर्टेंट है क्या, और जो बिल्कुल जो दौरे किए हैं इस पर बाहर, उसके जो पैसे गवर्नमेंट करिए रिकवर करेंगे, कैंप ऑफिसर्स, सिक्योरिटी, क्या ये सारा कुछ आपको लगता है नैब ही करेगी या कोई और एजेंसी गवर्नमेंट को किसी और जरिए ये पैसे निकलवाने पड़ेंगे? क्या होगा इसका प्रोसीजर? दो चीज़ें आप कह रहे हैं। एक तो जो आपने पहले दौरों की बात की जिसमें टिप्स भी दी गई, दौरों के ऊपर पैसे भी खर्च किए गए, तो मेरा ख्याल जो ये तमाम गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स में मौजूद हैं, इसका प्रूफ भी मौजूद है। तो इसका तो मेरी नज़र में तो एक 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब भी इधर है, नवाज शरीफ है, जरदारी भी, उनको कहें कि भाई ये एक्सपेंडिचर आपने किए हैं और इसमें ये एक्सपेंडिचर, अगर आपने 100 विज़िट किए, चले मान लिए आपके 50 विज़िट ऑफिशियल थे, लेकिन जो आपने अनऑफिशियल विज़िट किए हैं और उसके अंदर जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो तो उनसे रिकवर करना चाहिए बगैर नैब में जाए बगैर। हम क्या ये नहीं होता हमारे डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट फंक्शनरीज के साथ क्या होता है,
चाहे वो सिविल में हो, चाहे वो आर्म फोर्सेस में हो, चाहे वो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर कोई गबन होता है या कोई गलत काम होता है या कोई गलत एक्सपेंडिचर होता है, किसी प्रोजेक्ट में वो गलत पैसे लगा देते हैं, तो सिंपली उनको पेश कर दिया जाती है कि इंक्वायरी रिपोर्ट कि भाई इतने पैसे वापस करें, अगर नहीं वापस करते तो ये सज़ा आपको। इसके ऊपर रूल्स मौजूद हैं, जैसे सिविल ऑफिसर्स हैं उनका इसके ऊपर बिल्कुल एक्स्ट्रा कोड है जिसके अंदर डिफाइन किया गया है। इस तरह बाकी डिपार्टमेंट में तो इनका तो मतलब है, इसको तो डिले करने की जरूरत कोई नहीं है। जो उन्होंने शाह खर्चियाँ की हैं और जो की हैं, नवाज शरीफ साहब गए यूएनओ के सेक्शन में जाके 7 स्टार होटल में वहाँ पे रहते हैं और जो वो अपना जो खर्चा, और मतलब है दुख की बात यह है कि उनको ये ख्याल नहीं आता कि अपनी पूरी फैमिली को वो गवर्नमेंट के, मुझे ये समझ नहीं आती कि इन हुक्मरानों को ये शर्म नहीं आती है अपने स्टाफ को ये कहते हुए कि यार हमारे फैमिली के टिकट जो है वो पाकिस्तान के लोगों के टैक्स के पैसे से बना दो। यार क्या ये रूलिंग, क्या ये लीडर है? यानी उनको ये शर्म नहीं आती है कहते हुए कि हमारा ये एक्सपेंडिचर जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसे से पे करो हमारी फैमिली का एक्सपेंडिचर। तो ये तो हुकूमत को चाहिए कि ये तो उनके गिरेबान पकड़ के पैसे निकलवाए। बाकी जहाँ तक बात है आपने की, जो जहाँ पे किसी किस्म के ठेकों में या किसी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट में, अब ये जो LNG का ठेका है ये सिर्फ शायद खाकान अब्बासी या किसी 2 आदमियों के दरमियान तो नहीं है ना, इसमें तो हुकूमत पाकिस्तान भी आ जाएगी, हुकूमत कतर भी आ जाएगी। जिस तरह आप अभी रेकोडेक में देख रहे हैं कि पैसा किसको पे करना पड़ रहा है, पैसा कोई कोई प्राइवेट कंपनी तो नहीं पे करेगी ना जो आपके पास फाइन। इतना तो IMF ने आपको पैसा, इतना तो IMF ने आपको बजट नहीं दिया जितना आपको उनको प्लेंटी पे करनी है। ये किसकी उस वजह से? तो ये जब तक ये चीज़ें जो हैं इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, और गवर्नमेंट को चाहिए कि बगैर स्टेटमेंट देने के बजाय उनको कहे भाई ये आपने पैसा खर्च किया है, ये पाकिस्तान के खजाने में पैसा वापस करे, वरना आपकी ये जायदादें हैं जो हम ऑक्शन कर देंगे। सिंपल एज दैट। दुनिया पूरी में यही होता है, हर पूरी जो आप जो बात करें कौन से आसमान से उतर के आए हैं साहब, ये इस पे आप जरूर फरमा दें क्योंकि ये ब्रिगेडियर साहब भी पॉइंट ट्रेस कर रहे हैं। केस शुरू होता है मन तक अंजाम तक नहीं पहुंचता। नैब कहती है 70% कन्विक्शन रेट है। ये कैसे कहते हैं 70% कन्विक्शन रेट इनका है, और क्या ये सही कहते हैं? ये फिगर एक्यूरेट है? ये बार बार प्रेस रिलीज में कोट की जाती है। 70% आप इतने अरसे से कर रहे हैं सुफियान, आप मुझे एक केस बताइए कि किसी सियासतदान को आज तक सुप्रीम कोर्ट तक कोई सजा हुई हो नैब की। जस्ट गिव मी 1 सिंगल नेम। एक केस आप नहीं बता पाएंगे कि जनाब ये बड़े सियासतदान थे और इनको हुआ। 70% में आपने क्लर्कों को अगर कन्विक्शन करा ली, प्ली बारगेन करके वो भी कन्विक्शन के जुमरे में आ जाता है। अकाउंटेबिलिटी आपने VR कर ली, इस किस्म की चीज़ें कर ली, दिस डजंट मैटर। जो असल क्वेश्चन है कि इतने बड़े केसेस हैं तो ये केसेस कन्विक्शन की तरफ को छोड़िए, आप सिर्फ आप फोकस करें इन केसेस में, और अवाम को पता चले कि जनाब अदालतों में जब आप जाएंगे तो नैब वो ठोस शवायद देगी कि अदालतें भी मजबूर होंगी कि कानून ऐसे लोगों को फिर छोड़ेगा नहीं। तो अभी बात है, टेस्ट है नैब का, और नैब ने आके बताना है कि जनाब कन्विक्शन रेट्स को भूल जाएं, वो ये छोड़ दे कि जी आज हमने इतना बड़ा स्कैंडल पकड़ लिया है। आप खामोशी से करें और इसको इतनी हाइप मत दें, और जब केसेस स्ट्रांग हो जाए तब पब्लिक में आए। हमारे यहाँ हाइप दे दी जाती है, मीडिया भी लगा हुआ है कि जनाब आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो इसको खामोशी से इन्वेस्टिगेशन के जो मराहल हैं वो तय करें, और टीवी पे और इधर उधर आके कि आज एक रसीद दिखा दिया, आज दूसरी, जो दिखाना है अदालतों में दिखाइए और अदालतों के जरिए एहतसाब के अमल को करें, ना कि मीडिया के जरिए। एग्जैक्टली, इंपॉर्टेंट बात है। आपको नाज़रीन ये भी सुनवाते हैं कि नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमाओं का जो मौक़िफ़ आया इस गिरफ्तारी के बाद वो क्या था। लेट्स से दिस ऑल्सो कि PMLN के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी क्या स्टेटमेंट्स आई शाहिद खान अब्बास की गिरफ्तारी के बाद, जरा ये सुने। आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब को इस तरह कहते हैं, तमाशा ना करें, गाड़ी से उतरे। आदि काबीना इमरान अहमद नियाजी की उसके खिलाफ रेफरेंस नैब के अंदर मौजूद है। क्या आप में जुर्रत है कि उन वजीरों को गिरफ्तार कर सकें? इसी तरह शहबाज शरीफ साहब जो नून लीग के सदर हैं उनकी तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने भी शाहिद खान अब्बासी साहब के अरेस्ट के ऊपर कुछ बातें अहम करी। उन्होंने क्या कहा था, जरा ये सुनते हैं। उनका एक और अफसर आया कि जी आप हैं, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं कानून की हुक्मरानी में बिलीव करता हूँ, आप मुझे ऑर्डर्स दिखाएं जो कि मेरा हक है और मुझे आप अरेस्ट कर लें। वो फिर भागे और फिर जो मुझे बताया गया कि DG नैब खुद
तशरीफ लाए और उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप मैसेज दिखाया। तो शाहिद वासिन साहब ने कहा ये व्हाट्सएप मैसेज क्या है, ये ऑर्डर्स कहाँ हैं मेरे, जो रिटन ऑर्डर्स होते हैं, साइंड ऑर्डर्स, और गालिबन वो चेयरमैन नैब खुद साइन करते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट। तो वो फिर गए और फिर उसकी एक फोटो कॉपी ले आए। उनका जो ओरिजिनल कहाँ है? तो ये है तमाशा। तो ये तो कहा नून लीग के रहनुमाओं ने। जो नैब कह रही है वो क्या है ये भी आपको बता देते हैं। नैब की जो इनिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट है, जो डेट ऑथराइज हुई थी इंक्वायरी की, वो 29 जुलाई 2015 थी। इस रिपोर्ट में जो जिस थी एलिगेशंस की वो ये थी कि कॉजिंग ए लॉस टू नेशनल एक्सचेकर बाय एक्सटेंडिंग फेवर इन टेंडर ऑफ एलएनजी टर्मिनल एंड पेमेंट अगेंस्ट एलएनजी गैसिफिकेशन। जो नैब ने इल्जाम, या जो नैब जिस इल्जाम की नैब तहकीकात कर रही थी, इसमें एक्सचेकर को नुकसान कितना हुआ ये भी जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसमें कहा गया कि इस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की वजह से मुबैना तौर पर $2 अरब, ह्यूज लॉस ऑफ $2 बिलियन टू द नेशनल एक्सचेकर इन 15 ईयर्स, 15 साल में $2 अरब का नुकसान हुआ इस वक्त इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। और ये कहा गया जी कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी इन अवार्ड ऑफ एलएनजी टेंडर टू ईटीपीएल पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई। और जिन 7 अक्यूज के नाम हैं उनमें आबिद सईद, जो मैंने बताया सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे, उसके अलावा मुबीन सौलत, इमरानुल हक, जुहैर अहमद सिद्दीकी, शुएब अहमद वारसी, शाहिद खान अब्बासी, और इसके अलावा कुछ और डायरेक्टर्स थे एसएससीसी और आईएसजीएस के बोर्ड के। इस इंक्वायरी रिपोर्ट को दबाया गया, खत्म कर दिया गया केस को, फिर दोबारा इंक्वायरी ऑथराइज हुई और अब मामला सामने है। मैं मेहमान हज़रात का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपका फीडबैक जिसका हमें इंतजार रहता है हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।